सीरीज का यह हमारा 9th लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 1 बाय 1 उन वीडियो को विजिट कीजिए, जिससे आपके बेसिक जो है मूल अधिकारों को लेकर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मूल अधिकार फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में दिया हुआ है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था इसमें जो लॉ वाले मेंबर्स थे उनकी अधिकता थी, जिससे इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है लगती है। तो हमने यहाँ पर बड़े ही सिंपल वे में लिखा है, तो इसीलिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं विजिट कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जो मूल अधिकार थे, हम पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार जो हैं ये संख्या में 6 हैं, जिसमें हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में समता का अधिकार देख चुके हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच था। और हमारा है सेकंड जो है मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दे रखे हैं, चल रहा है। तो आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बात करेंगे आर्टिकल 22 की, मतलब हमको किस बात के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में, कौन सी दशाएं हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो है हमारा भारतीय संविधान हमें देता है। अब जो गिरफ्तारी या हिरासत एक्चुअल में क्या होती है, वैसे हम इस टर्म से भली भांति परिचित हैं कि कोई अपराध करने पर या अपराध ना करने पर किसी व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो हम उसे हिरासत या गिरफ्तारी कहते हैं। तो हमारे संविधान में इसको इस तरीके से समझाया गया है कि हिरासत और गिरफ्तारी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है दंड विषयक, जिसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, और दूसरी होती है निवारक निरोध, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। निवारक निरोध यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये समवर्ती सूची का विषय है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विश्व के किसी भी संविधान में निवारक निरोध के बारे में कोई चर्चा नहीं है, केवल भारतीय ही संविधान में इसकी झलक देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले हम बड़े ही छोटे से स्वरूप में दंड विषयक को देख लेते हैं। दंड विषयक हिरासत किसे कहते हैं? ये जो सामान्य कानूनों के तहत जिसे दंडित किया जाता है, सामान्य कानूनों के तहत जिसे दंडित किया जाता है, यहाँ कहे कि जिसने अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया है, उसे हम जो है दंड विषयक गिरफ्तारी कहते हैं। निवारक निरोध में जो है शक के आधार पर, मतलब आपने अपराध नहीं किया है लेकिन शक के आधार पर आपको की गिरफ्तारी हो रही है, यानी कि भविष्य में क्योंकि जो गवर्नमेंट है या जो बॉडीज हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई अपराध फ्यूचर में कर सकते हैं, इसलिए शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कारावास में या जेल में डाल दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि भविष्य में आपको अपराध से रोका जा सके। आर्टिकल 20 आपने देखा ही होगा इसके रिस्पेक्ट में, जैसे हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटाया गया था, तब कुछ जो वहाँ के मतलब उमर अब्दुल्ला वगैरह जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। उन्होंने कोई अपराध नहीं करा था, लेकिन वो कुछ ऐसे भाषण दे सकते थे जिससे कि वहाँ की स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए भविष्य में अपराध को रोकने के लिए वो ये वाली सिचुएशन को अपनाया गया था। अब जो है हमारे संविधान ने इस बात को पहले से ही सोच रखा था और आज़ादी के पहले भी इस तरह की चीज़ें होती थी। आर्टिकल 22 में जो है 7 खंड दे रखे हैं, बड़े ही सिंपल वे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आर्टिकल 22 में 7 खंड दे रखे हैं। जो क्लोज 1 और 2 है उसमें जो है दंड विषयक के बारे में जानकारी है। इससे संरक्षण, मतलब यदि दंड विषयक के तहत आप अपराधी घोषित हो तो आपको क्या संरक्षण मिल सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलेगी या आपके क्या अधिकार है, वो इसमें बताया गया है। सुरक्षा नहीं मिलेगी, मतलब आपको क्या अधिकार है दंड विषयक। 3 फिर 4 जो क्लोज 4 और 7 है उसमें निवारक निरोध के बारे में जो है बताया गया है। अब हम जो है सारे क्लोज को एक बार बहुत ही अच्छे से देखेंगे, जिससे कि हमारे सारे बेसिक
क्लियर हो जाएंगे। हम देख चुके हैं कि जो गिरफ्तारी या हिरासत होती है 2 प्रकार की होती है, दंड विधि वाली होती है और दंड विषयक होती है, और एक निवारक निरोध की होती है। और दंड जो आर्टिकल 22 है उसके जो 7 क्लोज है उसमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में इसमें बताया गया है। तो सामान्य दंड विधि के अधीन जो गिरफ्तारी होती है उससे किस प्रकार का संरक्षण हमको मिलता है, तो हम देखते हैं आर्टिकल 22 के क्लोज 1 और 2 में अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्न संरक्षण है। मतलब यदि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको उसका रीजन जानने का अधिकार है। आपके मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट या जो जिला न्यायाधीश होता है उसके सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार है। और सेकंड बात ये बोलती है कि दंडाधिकारी जो होते हैं के द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है भी आपको है। तो इसी तरह आर्टिकल 22 के 3rd क्लोज हमने देखा है कि दंड विषयक में हमने क्लोज 1 और 2 की बात करी है, और 4 से 7 में जो निवारक निरोध की बात करी है, 3 की बात नहीं करी है। तो 3 की बात क्यों नहीं करी है, क्योंकि 3 यहाँ पर जो क्लोज 1 है और 2 है उस पर प्रतिबंध लगाता है। किस तरह का प्रतिबंध, मतलब अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति हो या आपने निवारक हिरासत कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको ये तो व्यक्ति के लिए यह जो है क्लोज 1 और 2 उपलब्ध नहीं है। मतलब आपको गिरफ्तारी का कारण ना बताया जाए तो चलेगा, आपको मनपसंद वकील का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल जो 22 के 3rd क्लोज में इसका बारे में बताया गया है। इसी तरह बात करते हैं हम निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान की। आर्टिकल 22 के, अब ये निवारक वाली बात आ रही है, मतलब अब यहाँ से सारे क्लोज उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो 22 का 4th क्लोज ये कहता है कि सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मैक्सिमम 3 माह यानी कि 3 महीने तक ही हिरासत में लिया जाएगा, इससे अधिक नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सलाहकार बोर्ड होता है उसकी राय से यह अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। अब सलाहकार बोर्ड क्या होता है, ये जो है 3 सदस्यीय जो कमेटी होती है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होता है और जो सदस्य होते हैं वो भी हाई कोर्ट के रिटायर या सेवारत जस्टिस न्यायाधीश होते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है शुरुआती हिस्सों में 3 महीने तक हिरासत में लिया जाएगा। अब उसे छोड़ना है या उसकी अवधि बढ़ानी है ये कौन तय करेगा, ये सलाहकार बोर्ड तय करेगा। अब इसी प्रकार आर्टिकल 22 का 5th क्लोज ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए और उसे अपने गिरफ्तार आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आर्टिकल 22 का 6th क्लोज ये कहता है कि 22(5) मतलब जो ऊपर वाला है के तहत अगर सामाजिक हित में हो तो गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, के कारण को न बताया जाए। आर्टिकल 22 के 7th क्लोज में बोला गया है कि संसद को अधिकार है कि कोई निवारक निरोध कानून, मतलब कि संसद कोई भी निवारक निरोध कानून जो है बना सकती है जिसकी समयावधि कुछ भी हो। जैसे हमने ऊपर बात करी है 4th क्लोज में कि 3 महीने तक गिरफ्तारी है और सलाहकार बोर्ड जो है इसकी अवधि बढ़ा सकता है। लेकिन 22 का 7th क्लोज ये कह रहा है कि संसद ऐसा कोई भी निवारक निरोध कानून बना सकती है जिसकी समयावधि कुछ भी हो, 3 महीने से ज़्यादा भी हो, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। इस तरीके का बारे में बताया गया है। तो अब तक हमारे जो संविधान में कुछ निवारक निरोध कानून पास किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है निवारक निरोध अधिनियम जो 1950 में लागू हुआ था, जिसकी जो गिरफ्तारी की अवधि थी 1 वर्ष थी, लेकिन 1969 में इसको जो है खत्म कर दिया गया इस कानून को। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसको ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा,
ये 1971 में लाया गया था और इसका दुरुपयोग ये हुआ था कि 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो कई नेताओं को गिरफ्तार, शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और जो लालू प्रसाद यादव है, यहाँ पर स्पेशल बात इसलिए कि जब लालू प्रसाद यादव को भी जेल में डाला गया था तो उन्होंने जो है जब इन्हें जेल में डाला था मीसा कानून के तहत, तो उनके यहाँ इस समय एक लड़की ने जन्म लिया था जिसका नाम इन्होंने मीसा रख दिया था, इसलिए हमने इनके बारे में लिखा हुआ है। अब ये जो कानून है बड़ा ही दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इसको 1978 में जो है इस कानून को खत्म कर दिया गया। तो ऐसे कई जो कानून हैं समय समय पर संसद द्वारा पेश किए जाते रहे हैं, तो उन्हीं में से अब हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं COFEPOSA, जो 1974 में बनाया था, जिसकी जो अवधि शुरुआत में 1 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको 1984 में इसकी जो अवधि है 2 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसको हम रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 में जो हुआ था, जिसको हम टाडा कहते हैं, यानी कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जो 1995 में जिसको कि खत्म कर दिया गया। आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 में था ये, जिसको हम पोटा बोलते थे, 2004 में इसको भी खत्म कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 और सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम 1958 या आफ्स्पा जिसको कि कहा जाता है, जो कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू किया जाता है। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी है आर्टिकल 22 के बारे में और बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको किसी भी बुक में इस तरीके से इतना सिंपल लैंग्वेज में और इतने सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद ना आया हो या किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे जो है चैनल से और इस एजुकेशन से लगे रहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।